गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं नीरज धीरज सर। अब हम लोग सॉलिड स्टेट का ये हमारा 7वां लेक्चर होगा। इसमें हम लोग अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ रहे हैं, जिस टाइप में हमारा लास्ट टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं: मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और हमारा जो अंतिम सॉलिड का टाइप है चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो आज का हेडिंग है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये आपका हेडिंग रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं। तो वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, जिस सॉलिड का निर्माता मॉलिक्यूल होता है, यानी वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल की सहायता से बनता है, उसी का नाम क्या पड़ेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही स्पष्ट है, मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूल निर्माता है, यानी मॉलिक्यूल की सहायता से बना है। तो जिस सॉलिड का निर्माता मॉलिक्यूल हो, यानी जिस सॉलिड के बनाने वाले अवयव मॉलिक्यूल हो, यानी जो सॉलिड मॉलिक्यूल की सहायता से बना है, मॉलिक्यूल के अटैच होने से बना है, उस सॉलिड का नाम क्या पड़ेगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आइए हम लोग लिखते हैं सच सॉलिड which are formed by molecules, comma, known as मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए, सच सॉलिड यानी ऐसा सॉलिड व्हिच आर फॉर्म्ड, जो बने होते हैं बाय मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की सहायता से। तो जो सॉलिड मॉलिक्यूल की सहायता से बना होता है, उसी सॉलिड का नाम रखा जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी इसका अगर एग्जांपल दिया जाए तो आप कुछ एग्जांपल इसके लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा जाए सॉलिड HCl, इसी पे लिखा जाए सॉलिड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो जानते ही होंगे। इसी तरह से लिया जाए सॉलिड I2, लिया जाए सॉलिड P4, और इसी तरह से लिया जाए सॉलिड H2O वाटर सॉलिड। वाटर यानी सॉलिड स्टेट में मतलब बर्फ की बातें कर रहा है, आइस का बातें कर रहा है। और यहाँ पे दिया जाए सॉलिड HF, ये दिया जाए। ये सब इसके एग्जाम्पल मैंने लिखा है। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर बात किया जाए तो वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल होता है, उसी का नाम होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। सच सॉलिड ऐसा सॉलिड व्हिच आर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड मॉलिक्यूल के द्वारा बना होता है, नॉन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड, वही जाना जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से। अब ये सब इसके उदाहरण बन जाते हैं, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। जैसे आप बातें कीजिए तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको फिर से मिलेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। ये दोनों एग्जाम्पल आपको मिलेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इसी में आप लिख सकते हैं, मान लीजिए सॉलिड आयोडीन, सॉलिड I2 भी लिख सकते हैं, ये नॉन पोलर में मिलेगा। और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल बनेगा। तो बारी बारी से हम लोग सारे एग्जांपल को पढ़ेंगे ही। देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड फिर से बढ़ता है 3 भागों में। एक का नाम रखा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर नाम रखा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और फिर से नाम रखा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने लिखा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा बढ़ जाता है कितने भागों में? 3 भागों में। एक का नाम रखा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर से एक नाम रखा जाता है नॉन पोलर
मॉलिकुलर सॉलिड। और फिर से और टाइप होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। देखिए पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्ड को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड को लिख सकते हैं ऐसे एच बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। तो देखिए बारी बारी से हम लोग इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। नाम याद हो गया होगा आपको। मॉलिकुलर सॉलिड 3 प्रकार के, कौन कौन? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। 3 नाम। चलिए मैं इसको मिटा के हमारा हेडिंग अगला क्या होगा? हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में कंप्लीटली हम लोग पढ़ाई करेंगे। या फिर ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड की क्या खासियत होती है, क्या विशेषता होती है। तो हमारा अभी का हेडिंग है इस लेक्चर में पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। देखिए हेडिंग डालिएगा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। यहां से हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए कुछ भी है, कोई भी भले ही सॉलिड क्यों ना हो, लेकिन टाइप है मॉलिकुलर सॉलिड का ही। इसका मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि मॉलिकुलर सॉलिड हमें कहता था कि कुछ भी हो निर्माता मॉलिक्यूल होगा, यानी मॉलिक्यूल की सहायता से बना है तब वो है मॉलिकुलर सॉलिड। लेकिन साथ में मॉलिकुलर सॉलिड होने के साथ साथ इसका नेचर कैसा होगा? पोलर। पोलर शब्द का मतलब होता है चार्ज। पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज। यानी वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल तो हो, यानी जो मॉलिक्यूल के द्वारा बना तो हो, लेकिन साथ में कुछ चार्ज का कैरेक्टर रखा हो, कुछ चार्ज के गुण अगर रखते हैं, चार्ज को जनरेट कर सकता है, इसका मतलब वो कहलाएगा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। नाम से स्पष्ट है, मैं लिखता हूं ये पोलर मॉलिकुलर सॉलिड है तो मॉलिकुलर सॉलिड, लेकिन इसकी खासियत क्या रहेगा? इसमें कुछ पोलर कैरेक्टर रहेंगे। पोलर कैरेक्टर कहने का मतलब इसमें कुछ चार्ज के गुण रहेंगे। तो पोलर शब्द का मतलब ही समझिए कि कुछ चार्ज कैरेक्टर रखने की बात कर रहा है। तो वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल हो, यानी वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल के अटैच होने से बनते हैं लेकिन साथ में कुछ चार्ज के कैरेक्टर रखते हैं, तो उसी का नाम क्या रखा जाता है? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो लिखते हैं हम लोग फिर से, such solid in which molecules, such solid in which molecules are attached with each other and also contains some charge character. Charge character is known as polar molecular solid। देखिए लाइन को समझिए। पोलर शब्द का मतलब क्या होता है? चार्ज। यानी वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल की सहायता से तो बना है, मॉलिक्यूल से बनेगा तो मॉलिकुलर सॉलिड होगा, लेकिन यदि चार्ज का कैरेक्टर रखेगा तो उसका नाम क्या बन जाएगा? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। तो देखिए वही बोल रहा है कि सच सॉलिड, ऐसा सॉलिड इन विच, जिसमें मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विथ इच अदर, जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एंड ऑल्सो, और साथ ही साथ कंटेंस, रखता है सम चार्ज कैरेक्टर, कुछ चार्ज के भी गुण रखते हैं। तो वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल के एक दूसरे के अटैच होने की वजह से बनता है, लेकिन उसमें साथ ही साथ कुछ चार्ज का भी गुण अगर उपस्थित रहता है, तो वही जाना जाता है किस नाम से? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। यानी ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ के सॉलिड का निर्माण किए, लेकिन साथ ही साथ उसमें अगर कुछ चार्ज का भी गुण है, तो वो बन जाएगा क्या? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। जैसे इसका एग्जाम्पल उठाया जाए, सॉलिड HCl ले लीजिए, इसी तरह से सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड,
SO2 ले लीजिए। ये सब इसके एग्जाम्पल बनते हैं। उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड यानी वैसा सॉलिड जिसका निर्माता मॉलिक्यूल है लेकिन साथ में पार्शियल चार्ज रखा हुआ है, आंशिक रूप से चार्ज रखा हुआ है, कुछ चार्ज का गुण रखा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा फिर से, पोलर नेचर आखिर मॉलिक्यूल में आता क्यों है? तो पोलर नेचर मॉलिक्यूल में आने के लिए आपको 11th में एक टॉपिक पढ़ाए होंगे पीरियडिक टेबल में। हालांकि मुझे याद है कि सभी बच्चे को याद होगा, मैं आधा शब्द बोलूंगा पूरा पकड़ लेंगे। याद होगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति, इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वाकई में ये पोलर नेचर आता है किसके कारण? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब अंतर आता है तो इस वजह से कौन सा नेचर जनरेट होता है? पोलर नेचर जनरेट होता है। तो मैं लिख रहा हूं एक लाइन, पोलर, पोलर का मतलब क्या? चार्ज। पोलर नेचर जनरेट्स, पोलर नेचर जनरेट्स यानी चार्ज का नेचर उत्पन्न होता है। क्यों? तो ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें लगता है सबके ब्लड में ये लाइन चला गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। तो देखिए, पोलर नेचर जनरेट्स, ये पोलर यानी चार्ज का नेचर जनरेट होता है, उत्पन्न होता है ड्यू टू किसके कारण? तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होने के कारण। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होगा तो जिस वजह से चार्ज का कैरेक्टर आएगा। कैसे? तो देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझिए इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। तो इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम, और जब खींचने की क्षमता कम तो खिंचवाने की क्षमता ज्यादा। इसका मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कम यानी खिंचवाएगा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींचेगा। खींचेगा तो लेगा। तो एक बात देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है ज्यादा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन आता नेगेटिव लाता, माइनस लाता, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन जाता वहां से माइनस जाता, इसका मतलब उस पर कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज आता। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पे नेगेटिव लाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब एक लाइन फिर से देखते हैं, हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिखते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं ये लाइन लिख रहा हूं यहां पे, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसके खींचने की क्षमता ज्यादा होगा। तो आप जितना आपको इस्तेमाल होता है वो डाटा मैं कुछ लिख देता हूं। हालांकि ये सब चीज आप 11th में पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, क्योंकि वहां का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हाइड्रोजन का सारे बच्चे के जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी रिएक्शन होता है उन रिएक्शन को अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसका डाटा पता रहना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा पता रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा आपको पता रहेगा तब जाकर के आप बाकी सारे रिएक्शन को निकाल सकते हैं, अदरवाइज रिएक्शन ऑर्गेनिक में आपको याद करना पड़ेगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर आप समझते रहेंगे बातों को तो वहां पर रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है 2.1। ये जो भी मैं डाटा आपको बता रहा हूं पॉलिंग स्केल पे बता रहा हूं। अब देखिए हाइड्रोजन का 2.1, उसके बाद आप लिखिए फास्फोरस का 2.3, उसके बाद लिखिए आयोडीन, सल्फर, कार्बन। हालांकि यहाँ पे sp3 कार्बन होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक में जाके हम लोग डिटेल करेंगे बातों को। ISC,
ISC ऐसे याद रखिएगा, जैसे आप पढ़ते हैं ना किसी क्लास में तो आप बोलते हैं कि नहीं मैं इंटर में पढ़ रहा हूँ, कोई बोलते हैं हम ISC में पढ़ रहा हूँ, कोई बोलते हैं हम 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से ISC इंटर ऑफ साइंस जो आप बोलते हैं, तो वहाँ पे देखिए I बता रहा है किसको, आयोडीन को, S किसको बता रहा है, सल्फर को, C किसको बता रहा है, कार्बन को। तो ये ISC यानी आयोडीन सल्फर कार्बन, इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। इसी प्रकार से ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.8। ये और फिर से यहाँ लिखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है और इसका वैल्यू कितना 3.0 यानी 3 के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में भी किसका ज़्यादा, तो आप नाइट्रोजन का चूंकि साइज ज़्यादा होता है इसलिए न्यूक्लियर पावर इसका ज़्यादा होगा, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने की क्षमता रखता है। इसलिए हालांकि मोर और लेस हम लोग बोलते हैं बराबर होता है, लेकिन इन दोनों में भी अगर गौर से बातें किया जाए तो नाइट्रोजन का साइज छोटा इसलिए न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा काम करेगा, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस का फोर्स बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कम पहुँचता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा कम होता है। जब इन दोनों में तुलना करेंगे ऐसे मोर और लेस आप बोलेंगे कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बराबर होता है, उसका वैल्यू 3.0 के आसपास होता है। और ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का कितना होता है, 4 होता है। ये आपको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिखा, आप इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा इन सारे डाटा को। पोलर नेचर जनरेट यानी उत्पन्न होता है, तो पोलर नेचर उत्पन्न होता है ड्यू टू किसके कारण, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो कौन सा नेचर आता है, पोलर नेचर आता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू हाइड्रोजन का 2.1, फास्फोरस का 2.3, ISC यानी आयोडीन सल्फर कार्बन इसका 2.5, ब्रोमीन का 2.8, नाइट्रोजन क्लोरीन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4। ये सब डाटा मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये डाटा आपको पता रहना चाहिए, ये बहुत मदद करता है ऑर्गेनिक में। अब देखिए लाइन, जैसे एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जैसे आपने बोला सॉलिड HCl SLA, मैं इसी को एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा लेकर के। तो देखिएगा HCl, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया है, साझेदारी करके बॉन्ड बनाए तो कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे मैंने फिर से कोई और HCl का मॉलिक्यूल लिया HCl, इसी प्रकार से मैंने अगला एक और मॉलिक्यूल लिया HCl, इसी प्रकार से मैंने फिर से एक और मॉलिक्यूल लिया HCl। ऐसे ढेर सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। मॉलिक्यूल और जब सॉलिड ही है तो उसमें अरबों मॉलिक्यूल होंगे इस HCl के। अब इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखाया था हाइड्रोजन का कितना 2.1, क्लोरीन का कितना 3, फिर हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का 3, इस तरीके से काम करेगा। देखिए जैसा मॉलिक्यूल ये है वैसा ही मॉलिक्यूल ये है, इसका मतलब जो घटना यहाँ घटेगा वही घटना यहाँ घटेगा और वही घटना यहाँ भी घटेगा। अब देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। अब इन दोनों में देखिए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। आप बोलिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फ़ायदा क्या है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है ज़्यादा। तो देखिए इस बॉन्ड में हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ शिफ्ट रहेगा। हालांकि याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो पूरा का पूरा दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, नहीं, वो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, साथ में दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी पार्शियली आंशिक रूप से थोड़ा सा वो अपनी दिशा में शिफ्ट कर लेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण कभी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि क्लोरीन का सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ऐसा नहीं है।
हाँ, ये बात हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अवश्य ही ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचने की कोशिश ज़्यादा करेगा। और वहीं पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम। तो इन दोनों में जब इलेक्ट्रॉन खींचातानी की बात होगा तो इस खींचने में क्लोरीन थोड़ा सा जीत जाएगा, आगे निकल जाएगा क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का वैल्यू ज़्यादा हो चुका है। इस वजह से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को तो अपने पास खींच के रखेगा ही साथ हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को पार्सली थोड़ा सा अपनी दिशा में खींच लेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी आबादी, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उसका थोड़ा सा मात्रा आंशिक रूप से, थोड़ा सा आबादी, थोड़ा सा भीड़भाड़ इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। क्लोरीन के पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि अपना तो है ही, साथ में कुछ घनत्व, कुछ मात्रा, कुछ संख्या यहाँ से हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ घसक चुका है, कुछ डेंसिटी क्लोरीन की तरफ घसक चुका है। तो इसलिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ा सा कमी महसूस होगा और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा अधिकता महसूस होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा डेल माइनस। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी होगी तो क्या हो जाएगा डेल प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब हर साल की भांति इस साल भी यहाँ भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है तो वो खिंचवा देगा, और क्लोरीन का खींचने का क्षमता ज़्यादा है, इसका मतलब खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन आता माइनस लाता और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता उस पर प्लस लाता। लाइन समझ रहे हैं? फिर से यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आता, क्योंकि इसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा है और हाइड्रोजन के खींचने की क्षमता कम है, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इलेक्ट्रॉन आता, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव लाता। तो चूंकि थोड़ा सा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाता तब तो कंप्लीट माइनस देना पड़ता, लेकिन पूरा जा नहीं सकता क्योंकि तब तो ये लिंकेज ही खत्म हो जाएगा। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन का बस पार्शियल शिफ्टिंग होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन पे क्या होगा डेल प्लस, क्योंकि इसकी खींचने की क्षमता कम था, और क्लोरीन पे होगा डेल माइनस क्योंकि खींचने की क्षमता इसका ज़्यादा है। अब आप ही बताइए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, यानी थोड़ा प्लस है थोड़ा माइनस है, तो जब थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, तो थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस में थोड़ा आकर्षण भी तो होगा। इसका मतलब प्लस माइनस क्या होगा सटेगा। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा सटने वाला फोर्स आ गया, अट्रैक्शन फोर्स काम करने लगा। हाँ, ये बात अलग है, आप बच्चा में पढ़े होंगे F बराबर के Q1 Q2 और बट्टा में क्या होता है R स्क्वायर। चार्ज का मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो चार्ज अगर ज़्यादा तो फोर्स होगा ज़्यादा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन का फोर्स, और सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन का फोर्स। आप पढ़े होंगे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सटेगा। तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो दोनों सटेगा, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड देखिए ना डेल माइनस है, मतलब थोड़ा सा माइनस है, और यहाँ पे थोड़ा सा प्लस है, तो चार्ज है थोड़ा, तो सटने की टेंडेंसी भी क्या होगा थोड़ा, ज़्यादा नहीं सटेगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को चिपका लेगा। यहाँ पे प्लस माइनस में क्या होगा अट्रैक्शन। अब इस माइनस का अगले प्लस के साथ अट्रैक्शन होगा, और इस प्लस का यहाँ जो HCl का जो Cl होगा उस पर जो माइनस होगा उसके साथ इसका अट्रैक्शन होगा। तो सीधा सा मतलब बनता है कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जिस वजह से आप देखिए तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे वीक चार्ज के कारण अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, जिस वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक गया है। इतना ही नहीं, अब देखिए अट्रैक्शन है, चार्ज का अट्रैक्शन है, चार्ज का अट्रैक्शन से चिपकेगा, और मॉलिक्यूल में अगर चार्ज है तो अट्रैक्शन है, अपोजिट चार्ज है, उल्टा चार्ज है, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन है तो मॉलिक्यूल चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो उड़ेगा कम, वोलाटाइल। जैसे आप जानते होंगे एक बाल्टा में पानी रख दिया जाए और एक बाल्टा में पेट्रोल रख दिया जाए, तो आप जानते हैं कि पानी के कण उड़ते कम है, इसका मतलब पानी के साथ चिपकता ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल का कण उड़ता ज़्यादा है, इसका मतलब एक पेट्रोल का कण दूसरे पेट्रोल के कण के साथ चिपकता कम है, क्योंकि अगर आपस में मॉलिक्यूल चिपक जाएगा तब तो उड़ेगा कम, और अगर मॉलिक्यूल आपस में चिपकता ही नहीं है इसका मतलब उड़ता है ज़्यादा। तो पानी और पेट्रोल में पूछे कि ज़्यादा उड़नशील कौन है,
तो आप बोलेंगे कि पेट्रोल ज़्यादा उड़नशील है, इसका मतलब पेट्रोल मोर वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब उड़नशील, और पानी क्या है, कम वोलाटाइल है, इसका मतलब पानी कम उड़नशील है, कम उड़ती है। तो सिंपल सी लाइन, ये मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स आ चुका है जिस वजह से ये मॉलिक्यूल उड़ेगा कम, इसका मतलब लेस मेल्टिंग पॉइंट। उड़ेगा कम इसका मतलब इट इज लेस वोलाटाइल इन नेचर। इट इज लेस वोलाटाइल इन नेचर, यह कम उड़नशील स्वभाव से होता है, यह स्वभाव से कम उड़नशील होता है, मतलब यह उड़ता कम है। वोलाटाइल का मतलब होता है उड़नशील, और लेस वोलाटाइल का मतलब कम उड़नशील, स्वभाव से ये कम उड़नशील होता है। कोई पूछे क्यों कम उड़ता है, तो क्योंकि इसके ऊपर में अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन हो जाता है, और ये पार्शियल चार्ज का जो अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इसी का नाम रखा जाता है। यहां भी डाइपोल है, यहां भी डाइपोल है, तो डाइपोल ये डाइपोल ये, तो डाइपोल डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर चार्ज नहीं रहता तो चिपकता कम, चार्ज है तब ना चिपक रहा है, लेकिन अगर चार्ज ही नहीं रहता तब क्या होता, कम चिपकता, और चिपकता कम तो उड़ता ज्यादा। तो इसलिए बोलते हैं ये जल्दी पिघलना भी नहीं चाहेगा। वो सॉलिड जिसमें कि चार्ज का कैरेक्टर नहीं है, तो चार्ज नहीं है इसका मतलब चिपकता कम है, और जिस पे चार्ज है वो चिपकता ज़्यादा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जब चिपकेगा ज़्यादा तो पिघलना चाहेगा कम, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये जल्दी पिघलना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट कंटेन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इट कंटेन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। ये हो गया। अब देखिए एक लाइन फिर से, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की जब बातें चलता है तो जनरली आप जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, और हमने एग्जाम्पल एक और लिया था सॉलिड SO2, याद होगा एग्जाम्पल मैंने लिया था सॉलिड HCl और सॉलिड SO2। SO2 क्या होता है, गैस नेचर का होता है, ये कैसा होता है, ये लिक्विड गैस दोनों स्टेट में पाए जाते हैं HCl। तो जनरली इस सॉलिड का खासियत क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड या गैस इन दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। जनरली ये सॉलिड HCl लिया जाए या SO2 लिया जाए, जनरली ये लोग रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कहने का मतलब हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस की बातें मैं कर रहा हूँ। जिस टेम्परेचर पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, हमारे वायुमंडल का जो टेम्परेचर है तो उसको लिया गया है IUPAC के अनुसार 25 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड गैस दोनों स्टेट में जाते हैं, और ये तो जनरली गैस में ही रहता है। तो इस पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का खासियत क्या होता है, ये सब पॉइंट बस किताबी पॉइंट है कि जनरली ये सब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन यदि टेम्परेचर कम किया जाए और प्रेशर ज़्यादा किया जाए, टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ठंडा होगा, और मॉलिक्यूल जैसे ही ठंडा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, जमेगा, और जमेगा तो क्या होगा, सॉलिड बनेगा। या दूसरा तरीका है कि आप प्रेशर ज़्यादा देंगे, तो प्रेशर ज़्यादा देने से मॉलिक्यूल आपस में सटेगा, और मॉलिक्यूल सटेगा तो मॉलिक्यूल चिपकेगा, और मॉलिक्यूल चिपकेगा मतलब मॉलिक्यूल जमेगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल जमेगा तो वो गैस या लिक्विड से क्या बन जाएगा, धीरे धीरे सॉलिड बनने की कोशिश करेगा। तो अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे जनरली या तो ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसे लो टेम्परेचर किया जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया जाए, या हाई प्रेशर दिया जाए, यानी काफ़ी ज़्यादा इस पर दबाव लगाया जाए, तब जाके मॉलिक्यूल क्या होता है, सटने लगता है, एक दूसरे से चिपकने लगता है, मॉलिक्यूल जमने लगता है, और जम करके किसका निर्माण करता है, सॉलिड का निर्माण कर देता है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं ये बोल रहा हूँ लाइन फिर से कि इट जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैस। अक्सर ये लिक्विड या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं एट रूम
टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड या गैस स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन यदि टेम्परेचर काफ़ी कम किया जाए, काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो मॉलिक्यूल चिपकने लगेगा, मॉलिक्यूल सटने लगेगा, मॉलिक्यूल जमने लगेगा तो सॉलिड बन जाएगा। या काफ़ी ज़्यादा आप प्रेशर दे देंगे तो प्रेशर देने से क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आएगा, और जैसे ही प्रेशर देंगे मॉलिक्यूल पास आएगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे से सटेगा, और एक दूसरे से सटेगा इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, चिपकेगा, और जैसे ही चिपका तो सॉलिड बन जाएगा। तो इसको सॉलिड बनाने के लिए या तो टेम्परेचर कम कीजिए, ठंडा कीजिए तो जम जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, या नहीं तो प्रेशर ज़्यादा कीजिए, तो जैसे ही आप प्रेशर ज़्यादा देंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पास आएगा, पास आने से क्या होगा, धीरे धीरे उसके बीच में आकर्षण का बल काम करने लगेगा और मॉलिक्यूल एक दूसरे से सटने लगेगा और सटते सटते सॉलिड का निर्माण कर देगा। तो ये लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट लो टेम्परेचर and हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगला, देखिए आपको बार बार ये फार्मूला मैं बता रहा हूं, करंट बराबर क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट होगा, यानी चार्ज फ्लो कर रहा है तभी करंट है। तो एक तो ये सॉलिड स्टेट में है HCl, इस पे चार्ज तो था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण यहां पे चार्ज तो आया, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड काफी कम है, और चूंकि मैग्नीट्यूड काफी कम है इस वजह से यहां पे चार्ज कम तो करंट कम, और वो भी सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ये करंट दे ही नहीं सकता है। एक तो चार्ज कम तो करंट कम, और इतना कम करंट, क्योंकि डेल प्लस या डेल माइनस का मतलब होता है जितना छोटा से छोटा आप सोच सकते हैं। कोई पूछे कि डेल पॉजिटिव या डेल नेगेटिव कितना बड़ा चार्ज है, तो ये बहुत छोटा चार्ज है। कितना छोटा है, तो जितना छोटा चार्ज आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा चार्ज है। इसका मतलब जब चार्ज डालेंगे यहाँ पे हद से छोटा तो करंट आएगा हद से छोटा, मतलब काफ़ी कम करंट आएगा, और इतना कम करंट आएगा कि मुझे एहसास तक नहीं होगा। इसका मतलब ये कंडक्टर जैसा काम कर सकता है, लेकिन इतना कम करंट देगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तो आप जनरली बोल देंगे इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, ये कुछ अलग की तरह काम कर सकता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन वेरी 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 लेस अमाउंट, काफी ज्यादा कम मात्रा में करंट पास करता है। तो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी in negligible amount, that is acts as insulator। बोल रहा है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन नेग्लिजिबल अमाउंट, ये काफी कम मात्रा में, काफी नगण्य मात्रा में करंट पास करता है, अर्थात एक्ट्स एज इंसुलेटर, अर्थात यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। यह आपका सारा का सारा जो पॉइंट था, यह पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का पॉइंट था। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो पक्के से आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और इन सारी बातों को आप कॉपी में लिख लिख के पढ़ें। जैसे आप कॉपी बनाते हैं तो केमिस्ट्री का पूरा नोट्स आप तैयार करें, ये सारी बातें आप लिख लिख के बनाएं, सारी बातें आप लिखने की कोशिश करें। सब बातें जब आप लिखेंगे, सब बातों को जब आप सुन के समझेंगे, तब कोई अगर डाउट होती है तो आप या तो कमेंट करें, या नहीं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें और सारी बातों का कन्फ्यूज़न क्लियर करें। हमारा चैनल है केमिस्ट्री काट। मिलते हैं अगले क्लास में।